करेंगे बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को दूर करते हुए नील बोर ने अपना एक मॉडल बनाया था, जिसे बोहर एटॉमिक मॉडल नाम दिया गया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस मॉडल के बारे में। तो डेनिश फिजिसिस्ट नील बोहर in 1913 explained the limitation of Rutherford atomic model, ठीक है, and put forward following assumptions for his atomic model on the basis of Planck quantum theory। तो बोहर ने प्लांक क्वांटम थ्योरी को यूज़ करा, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, प्लांक क्वांटम थ्योरी को के बेस पर जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थे, इनको कमियों को दूर करा और उनको दूर करते हुए अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी। उस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, क्या क्या थ्योरी में इन्होंने एजम्पशंस निकाले। सबसे पहला क्या कहा इन्होंने, देखते हैं। इन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर डेफिनेट पाथ नोन एज ऑर्बिट। सबसे पहली बात इन्होंने कह दी कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक क्लोज सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑर्बिट। यानी इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मोशन करता है वो उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, और उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है और उस सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ऑर्बिट के बारे में किसने बताया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर आर सेवरल ऑर्बिट्स, हाउएवर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, मोमेंटम आप पढ़ते आ रहे हो। मोमेंटम दो तरह का होता है, एक लीनियर और एक एंगुलर। एक लीनियर पाथ पर मोशन करते हुए किसी भी पार्टिकल के मास और वेलोसिटी का जो मल्टीपल बन के आता है वो क्या बन जाता है, आपका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसी तरह से किसी सर्कुलर पाथ पर जिसका एक पर्टिकुलर रेडियस है, उस पर मोशन करते हुए किसी पार्टिकल के मास और उसके वेलोसिटी का जो मल्टीपल है रेडियस के साथ, वो क्या बन जाता है, आपका एंगुलर मोमेंटम। तो इन्होंने कह दिया कि किसी भी एटम के अराउंड एक ऑर्बिट नहीं होती, बहुत सारी सर्कुलर पाथ होते हैं यानी ऑर्बिट होती हैं, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ यानी ऑर्बिट में मोशन करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है ना, इसलिए नाम दे रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, उसके इंटीग्रल मल्टीपल का h/2π होगा। अब क्या चीज़ है, इसको देखते थोड़ा। इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m रिवॉल्व विद स्पीड v इन एन ऑर्बिट विद रेडियस r, देन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू nh/2π, वेयर n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या सेल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कौन सी ऑर्बिट, और h आपका प्लांक कांस्टेंट होता है। मतलब उन्होंने कहा कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं और इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मोशन करेगा वो डिपेंड करता है उसके एंगुलर मोमेंटम यानी h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल पर। यानी कि जहाँ n आपका एक n जो है वो क्या है, आपका ऑर्बिट से। यानी अगर इलेक्ट्रॉन आपकी फर्स्ट ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल यानी mvr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n = 1 रख दो, h/2π हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो mvr = वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2h/2π आनी चाहिए। तीसरी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो क्या होनी चाहिए, mvr = 3h/2π होनी चाहिए। मतलब इसका इंटीग्रल मल्टीपल की होनी चाहिए, यानी जो कि हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, पहली दूसरी तीसरी किस ऑर्बिट में मोशन करता है। ठीक है, जो कि एंगुलर मोमेंटम mvr के h इक्वल टू कितना होना चाहिए, nh/2π के इक्वल होनी चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने बताया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि ये आपका न्यूक्लियस है जिस ऑर्बिट है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इस इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना है, m है, और रेडियस इसकी जो है न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो कितनी है, r है। तो क्या बन जाएगा बेटा, mvr, यानी एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π। ठीक है, तो ये था इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या कहते हैं, ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ईच ऑर्बिट, दस
द ऑर्बिट आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी लेवल। साथ में इन्होंने क्या कहा, जो ऑर्बिट होती है न्यूक्लियस के अराउंड, जो आपकी सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मतलब वो ऑर्बिट जो है वो खुद में अपने में एनर्जी रखता है, इसलिए उन ऑर्बिट को हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट रिमेन कॉन्स्टेंट, दस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं, इस ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिट में यानी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, वो चेंज नहीं होती है, इसलिए जो चेंज ना हो वो क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए इन ऑर्बिट को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट में ही नाम देते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सेकंड से कम होगी, सेकंड की थर्ड से कम होगी। मतलब जैसे जैसे आप ऑर्बिट से, न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा दीज ऑर्बिट्स आर डिजाइनेटेड एज KLMN, और इन ऑर्बिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट है तो K से, सेकेंड है तो L से, थर्ड है तो M से, फोर्थ है तो N से, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक, ये अपने पॉइंट में इन्होंने बताया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ऑर्बिट मोशन करते हुए फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि और पर्टिकुलर ऑर्बिट जो होता है अपने में खुद में एनर्जी रखता है, इसलिए उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, और उस ऑर्बिट में मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक, फिर क्या कहते हैं, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी लेवल ऑफ डेफिनेट एनर्जी लेवल इज नाइदर लॉस नॉर गेन एनर्जी। और इस पर्टिकुलर डेफिनेट एनर्जी लेवल में मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी का लॉस करेगा, ना ही एनर्जी का गेन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स बनी रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास जाएगा ही नहीं, उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मोशन करता रहेगा। ठीक, तो पहली जो इनकी डाउट था, जो लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की मॉडल की, वो इन्होंने दूर कर दी। फिर सेकंड क्या होती है, तो हमें रेडिएशन जो मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, वो भी डिसकंटिन्यूअस वे में क्यों मिल रहे हैं, तो इन्होंने फिर क्या कहा, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक, समय के साथ उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में, मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, टाइम से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एनर्जी पर। तो कब पड़ेगा, हाउएवर द एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर स्टेशनरी स्टेट। तो एनर्जी का लॉस या गेन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से, यानी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करेगा। ठीक है, यानी कि जैसा कि हमने बताया कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा कम है, सेकंड की उससे ज़्यादा होगी, थर्ड से उससे ज़्यादा होगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मोशन कर रहा है और उसको जंप करके यहाँ पर जाना है, तो उसको क्या करना होगा, बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, तब वो जंप करके कहाँ जा पाएगा, सेकेंड ऑर्बिट में। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होते हैं फिक्स होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल के उसी समय किस में आ जाएगा, लोअर एनर्जी में आएगा। जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तो वो एनर्जी का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इसका मतलब जो हमें स्पेक्ट्रम मिल लेंगे वो डिसकंटिन्यूअस मिलेंगे। ठीक है, और इसी समय एनर्जी का लॉस और गेन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी जाएगा तो वो एनर्जी का गेन करेगा, तो जब एनर्जी गेन करेगा तो हमें एनर्जी दिखाई नहीं देगी, वो एनर्जी गेन कर रहा है। बट जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आएगा उसी समय, तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, क्योंकि हायर से लोअर में आ रहा है तो अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, तो वो एनर्जी हमें दिखाई देगी। इसलिए जो स्पेक्ट्रम मिल रहे थे वो डिसकंटिन्यूअस वे में मिल रहे थे, वो भी यानी कि इन्होंने डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्पेक्ट्रम को भी इन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि हायर एनर्जी का अगर एनर्जी E2 है और लोअर की E1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, हायर माइनस लोअर, तो E2 माइनस E1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा E। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू होना चाहिए। ठीक है, न्यू जहाँ फ्रिक्वेंसी है, ठीक, और न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, C अपॉन लैम्डा, तो ये क्या बन जाएगा, SC अपॉन लैम्डा। ठीक, तो ये था इन्होंने अपने मॉडल में कहा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हाउएवर द एनर्जी इज एब्जॉर्ब और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर इन स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, तो ये थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो इन्होंने एक्सप्लेन करा, और जो बोहर एटॉमिक मॉडल जो इन्होंने अपने मॉडल में पॉइंट बताएं, साथ ही रदरफोर्ड की जो कमियां थी उन्होंने अपने मॉडल में दूर करी। ठीक, तो ये था आपका बोहर एटॉमिक मॉडल जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन को दूर करके बनाया गया था।
और उसी चीज़ को इन्होंने अपने मॉडल में दूर करा और अपना मॉडल दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट वीडियो में हम इस मॉडल की भी लिमिटेशन की बात करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि ये मॉडल और क्या क्या चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।